हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम आज फिर आपके सामने हाजिर हैं इतिहास के साथ। और इतिहास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने 4 भागों में उसे बांटा था। चैप्टर को कहा था पहले पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, फिर पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण, और उसके बाद लास्ट में यूनान की स्वतंत्रता। और उसमें हम पढ़ रहे थे फ्रांस में राष्ट्रवाद। और फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई थी। पहली क्रांति 1789 में, दूसरी क्रांति 1830 में, और तीसरी क्रांति 1848 में। तो पहली क्रांति हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था, फ्रांस की 1789 की क्रांति, जिसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ था और वियना सम्मेलन तक हमने पढ़ा था। वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। पिछले वीडियो की बात कर रहे हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले 4 देश थे और चारों विजेता देश थे, जिसमें शामिल थे इंग्लैंड, रूस, प्रसा मतलब जर्मनी, और एक और था ऑस्ट्रिया। ये 4 देश शामिल थे और उसमें फ्रांस को नहीं बुलाया गया था क्योंकि फ्रांस पराजित वाला देश था। उसके बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू की गई और पुरातन व्यवस्था के तहत फिर से फ्रांस में जिस राजवंश को हटाया गया था, बुर्बो राजवंश, उसकी स्थापना की जाती है और लुई 18वां को शासक बनाया जाता है। इसके बाद नेपोलियन युग का अंत माना जाता है और एक नया युग प्रारंभ होता है यूरोप में, जिसे नाम दिया जाता है मेटरनिक युग, जो 1815 में शुरू होता है और 1848 तक चलता है। आज हम पढ़ेंगे 1830 की जुलाई की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी, किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना पनपी और आगे बढ़ी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 1830 की क्रांति में। तो आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग लगाया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद, पता ही है वही चैप्टर चल रहा है। उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद। और फ्रांस में राष्ट्रवाद 3 क्रांतियों से आया था। पहली क्रांति पढ़ चुके हैं और दूसरी क्रांति है फ्रांस की 1830 की जुलाई क्रांति। नाम जुलाई क्रांति क्यों है ये भी पढ़ेंगे, कारण क्या था ये भी पढ़ेंगे, परिणाम क्या हुआ वो भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि वियना कांग्रेस के बाद लुई 18वां जो बुर्बो राजवंश के थे, उनको राजगद्दी सौंपी गई और उन्होंने राजगद्दी को ठीक से संभाला। क्योंकि बहुत ज्यादा पावर था नहीं, सारा पावर तो मेटरनिक अपने हाथ में रख लिया था। तो लुई 18वां सोच के, संभल के, जनता के साथ मिलकर अपना शासन चला रहे थे, मिला जुला कर चला रहे थे, ताकि ज्यादा व्यवधान नहीं हो, ज्यादा झगड़ा नहीं हो, ज्यादा विद्रोह नहीं हो। लेकिन लुई 18वां 1824 ईस्वी में मर गए। इनकी मृत्यु हो गई 1824 में। 1824 तो याद रहेगा। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो गई और नया सम्राट बना चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम मतलब चार्ल्स 10th, ये नया सम्राट बनता है। ये भी बुर्बो राजवंश का है। अब ये सम्राट बनता है तो इसने देखा था कि लुई 18वां कैसे शासन कर रहा था। लुई 18वां जनता के लिए राजतंत्र तो था, लेकिन किसी के अंदर में राजतंत्र था। लेकिन चार्ल्स दसम को यह पसंद नहीं था। तो चार्ल्स दसम जब राजा बनता है तो देखिए उसका वो क्या कहता है। वो कहता है, मैं अंग्रेजी राजा की भांति, अंग्रेजी राजा इंग्लैंड के राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। अब इंग्लैंड के राजा का मतलब, इंग्लैंड में जो राजा होते थे वो नाम मात्र के राजा होते थे। आज भी इंग्लैंड में राजा होते हैं लेकिन नाम मात्र के। सबसे ऊपर संविधान है, उनको संविधान के अंदर में रह के काम करना पड़ता है। उनका काम है केवल साइन करना। समझ गए? और चार्ल्स दसम भी लुई 18वां को देखे थे वैसे ही रहते हुए। तो चार्ल्स दसम ने क्या कहा, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मतलब वो अंग्रेजी, इंग्लैंड का जैसे राजा रहता है वैसे राजा हम नहीं रहेंगे, उससे अच्छा तो है लकड़ी काट लेंगे। ये कहा था चार्ल्स दसम ने। आप समझ गए होंगे कितना खिसिया होगा चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। प्रतिक्रियावादी का मतलब है तो जो परिवर्तन नहीं चाहता हो और छोटी छोटी बातों पर, आपके विरोध पर
प्रतिक्रिया दे, कुचल दे अपने विरोध के, अपने खिलाफ बोलने वाले मनुष्य को, अपने सामने बोलने वाले वर्ग का नाश कर दे, खत्म कर दे, उसे कहते हैं प्रकृति प्रतिक्रियावादी। कोई बदलाव नहीं चाहता था, जो हम करेंगे वही करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे कहते हैं प्रतिक्रियावादी। और उन्होंने कहा ही था, ये तो आपको हमने सुना ही दिया। जब ये राजा बने तो इन्होंने देखा कि नागरिक बहुत हो हल्ला कर रहा है, दिस डैट, पेपर वाला कुछ छाप रहा है, तो इन्होंने इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ इनके राजा बनने के बाद। इसके बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस मतलब पेपर छापना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाषण देने तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकता था इसके समय में। इसके बाद चर्च को विशेष शक्ति, आपको बोले ना, परिवर्तन नहीं चाहेगा, पुराना जमाना वाला सोच रखेगा। पहले चर्च का महत्व था, जो हैं पादरी हैं, तो इसने चर्च को विशेष अधिकार दे दिया, ऑल इन ऑल चर्च हो गया। इसके बाद कुलीन एवं पादरी को विशेषाधिकार दिया गया। कुलीन जो युद्ध लड़ते थे, जो अमीर लोग थे, और पादरी जो पूजा कराते थे, चर्च में जो पूजा करते हैं उन्हें पादरी कहते हैं, जिसे आप लोग फादर फादर बोलते होंगे, देखते होंगे ईसाई धर्म में। इन सबको विशेषाधिकार दे दिया, फुल पावर, जो है आप ही हैं, आप ही कीजिएगा। फिर से जनता से अलग से राजा टैक्स वसूल रहा है, अलग से पादरी सब टैक्स वसूल रहे हैं, चर्च अलग से टैक्स वसूल रहा है, और सामंत अलग से टैक्स वसूल रहे हैं। उसके बाद जनता के सारे अधिकार, देखिए ना, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रेस पर प्रतिबंध, सब हटा दिया गया। जनता त्रस्त हो चुकी थी। और चार्ल्स दशम समझते ही है ना, निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम के इन सब से लोग गुस्सा में थे ही, और सब धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे थे, आग बबूला हो रहे थे, अंदर से पक रहा था एकदम से। इसी बीच में 1830 की बात है, ये 25 जुलाई 1830। ये नाम है पोलीगनेक, एक व्यक्ति है पोलीगनेक जो बहुत प्रतिक्रियावादी है। चार्ल्स दशम उसे अपना प्रधानमंत्री बना लेता है, और प्रधानमंत्री बनते ही कुछ ही दिन बाद 25 जुलाई 1830 को 4 नए अध्यादेश लागू करवा देता है। पहले तो यह प्रधानमंत्री बना, और इसके कहने पर चार्ल्स दशम ने समान नागरिक संहिता को हटा दिया, और इसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दी। इसका अर्थ है, समान नागरिक संहिता का अर्थ है जितने नागरिक हैं सब एक समान हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई किसी जाति, कोई किसी धर्म से अलग अलग नहीं है। और इनके आते ही, जैसे ही पोलीगनेक प्रधानमंत्री बने, इनके कहने पर चार्ल्स दशम ने इसको समाप्त कर दिया और एक नया वर्ग बना दिया, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग। मतलब जो वर्ग शक्तिशाली है, जो पैसे वाला है, जो पावरफुल है, केवल उसी का चलेगा। लोग और क्रुद्ध हो चुके थे, लोग बहुत गुस्से में थे, कुछ कर गुजरने पर उतारू थे। मतलब समझ लीजिए आग लग चुकी थी, और उस आग में घी डालने का काम कर दिया फिर से पोलीगनेक ने। और पोलीगनेक ने 25 जुलाई, अच्छे से देखिएगा, 25 जुलाई 1830 को 4 गो अध्यादेश लागू कर दिया, नई का। इस अध्यादेश में था प्रेस पर प्रतिबंध लगा देना, और वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कुछ ही लोगों पर दिया गया था, कुछ ही लोग, जो अमीर लोग थे, केवल उनको। ऐसे करके 4 भयानक भयानक अध्यादेश लागू कर दिए गए। और आपको भी कुछ देर पहले बताया था, आग जल चुका था, और ये जो 4 गो नया अध्यादेश लागू किया ना, इसमें घी का काम कर गया, और आग लग चुकी थी, अब विस्फोट होना बाकी था। और इसके बाद 25 जुलाई को उसने 4 अध्यादेश लागू किया, और 26 जुलाई को, देखिएगा, 26 जुलाई को पेरिस की जनता का विद्रोह हो गया। 26 जुलाई की पूरी रात पेरिस की जनता सड़कों पे स्वतंत्रता का नारा, स्वाधीनता का नारा, राजतंत्र के खिलाफ नारा, चार्ल्स दशम के खिलाफ नारा लगाते हुए सड़कों पे जा रहे थे पूरी रात। सिर्फ देखिए ना, एक दिन का गैप है। 25 जुलाई को अध्यादेश लागू होता है, और 26 जुलाई को केवल पेरिस की जनता विद्रोह कर देती है, और पेरिस की जनता भर रात गलियों में घूम रही है और नारा लगा रही है स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का। इसका असर देखने को मिलेगा आपको। जनता का नेतृत्व कर रहा था एक बूढ़ा व्यक्ति, उसका नाम था लफाइते। यह लफाइते ऐसा व्यक्ति है, जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें फ्रांस की हिस्सेदारी थी, फ्रांस लड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें उस समय उस युद्ध में लफाइते भी लड़ा था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, और वो देख रहा था अपने देश का इतना बुरा हाल,
तो जनता का नेतृत्व कर रहा था वो बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम था लफाइते। 25 को अध्यादेश लागू हुआ, 26 को पेरिस की जनता का विद्रोह होता है और 27 से लेकर 29 जुलाई 3 दिन 27, 28 और 29 जुलाई को सेना और जनता में हर जगह संघर्ष शुरू। पेरिस में भी, आसपास में, हर शहर में जनता और सेना में संघर्ष चल रहा था। लेकिन यह सेना वो सेना नहीं है, यह राजा की सेना है। क्योंकि अगर 1830 के जुलाई की क्रांति की बात कीजिएगा तो इस क्रांति में किसान भी शामिल थे, मजदूर भी शामिल थे, विद्यार्थी भी शामिल थे और सेना भी शामिल थी। तो ये कौन सी सेना है? ये राजा की सेना है। जो नॉर्मल सैनिक था वो तो लोगों का साथ दे दिया। अब राजा का सेना और जनता में शुरू हो गया संघर्ष। बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक ने अपने हथियार डाल दिए कि हम नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे सैनिक ने जनता का ही साथ दे दिया और इस प्रकार राजा निसहाय हो गया और 3 दिन तक ये खूनी संघर्ष चलता रहा। 27, 28 और 29 जुलाई फ्रांस की क्रांति में इसे 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट था ये 3 दिन, 27, 28 और 29 जुलाई को। राजा बेबस हो गया और 31 जुलाई को चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया। थोड़ा सा देखा घटना, लगा राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया, राजा को डर लग गया और राजा भागकर इंग्लैंड चला गया। ये जितनी घटना है आप देख लीजिए। शुरू हुआ है 25 जुलाई, फिर 26 जुलाई, फिर 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई। बस ये 5-6 दिन में घटना खत्म। 5-6 दिन में इतनी बड़ी क्रांति खत्म। और चूंकि ये क्रांति जुलाई महीने में शुरू हुई, जुलाई महीने में ही खत्म हो गई अंतिम तारीख को, इसीलिए इस क्रांति का नाम दिया गया है फ्रांस की जुलाई की क्रांति, जुलाई क्रांति। ठीक है। और चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और लोगों को चार्ल्स दशम से मुक्ति मिल गई और उनका यह आंदोलन, यह क्रांति सफल रहा। अब क्या होगा? चार्ल्स दशम तो बुर्बो राजवंश का शासक था, फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड भाग गया है। तो अब बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो जाता है और बुर्बो राजवंश के स्थान पर एक नया वंश आता है और उस नया वंश का नाम है आर्लेयंस वंश। समझ गए? पहले से कौन सा वंश था? बुर्बो राजवंश। 1789 क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश का शासन खत्म होता है। फिर रॉबस्पियर आता है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आता है और 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, उसके बाद वियना कांग्रेस होता है और वियना कांग्रेस के तहत फिर से बुर्बो राजवंश आता है और 1830 में बुर्बो राजवंश समाप्त हो जाता है। समझ गए? और नया राजवंश कौन सा आ गया? आर्लेयंस वंश। और उसी का चचेरा भाई, चार्ल्स दशम का चचेरा भाई राजा लुई फिलिप गद्दी पर बैठता है। किस वंश का शासक? आर्लेयंस वंश का शासक लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। लुई फिलिप व्यापारी था, पैसे वाला था, लेन देन में खूब विश्वास रखता था, उसको व्यापार का बहुत नॉलेज था, उसके बहुत सारे मित्र व्यापारी थे। इसके बाद जब ये 1830 में ये क्रांति चल रही थी, ये फ्रांस की क्रांति है। यूरोप में केवल फ्रांस में अभी क्रांति हुई है और इसको देखा देखी आसपास में जितने राज्य थे, चाहे ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, हॉलैंड हो, सब जगह क्रांति शुरू। तो बस फ्रांस को देखकर सारे जगह क्रांति शुरू हो गई। इसीलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब प्रधानमंत्री मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में कुछ होता है, देखा देखी सब जगह हो जाता है। फ्रांस अभी बस छींका है, अब पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो गया, सब जगह आंदोलन शुरू, आंदोलन शुरू, आंदोलन शुरू। तो ये मेटरनिख का कहा हुआ शब्द है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह था आपके सामने हमने रखा 1830 की जुलाई की क्रांति। भरोसा है कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे। इसको 1-2 बार सुनिएगा, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। नोट डाउन करने के बाद जब इसको पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। कुछ कुछ चीज तो याद करना पड़ता है। क्रांति क्यों हुई थी तो आप पूरा का पूरा इसका लिख दीजिएगा, क्रांति क्यों हुई थी। कहानी ही तो लिखना होता है। आप जब परीक्षा देने गए होंगे, अभी टेस्ट भी दिए होंगे स्कूल में, देखिएगा सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है? उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें। किताब वाला रट्टा मार के नहीं देना है। आप अगर कहानी सुने रहेंगे ना तो पक्का आप लिख दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है? ईस्वी का और थोड़ा सा ध्यान नाम का, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अभी एक और क्रांति बची हुई है फ्रांस में और वो क्रांति है 1848 की क्रांति।
उसके बाद फ्रांस में राजतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में बहुत मजबूत हो जाएगी। अब बारी है 1848 की क्रांति की और ये फ्रांस की अंतिम क्रांति है। तो अब हम पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। देखिए 1848 की क्रांति हुआ क्या था कि वो जो नया राजा बना था जिसका नाम था लुई फिलिप, वो गद्दी को ठीक से संभाले हुए था। चूंकि था व्यापारी वर्ग का तो ज्यादा उसका ध्यान अमीरों की तरफ रहता था, लेकिन फिर भी उसने गद्दी को संभाले रखा, जनता में विश्वास बना के रखा और सब कुछ चलता रहा ठीक ठाक तक। इस बीच फ्रांस में समाजवाद का प्रचार प्रसार होने लगा। समाजवाद, ये अगला चैप्टर ही है, समाजवाद एवं साम्यवाद। वहां पढ़ेंगे समाजवाद क्या है, कैसा है, क्या क्या होता है इसमें। समाजवाद का मतलब जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, ये सब अपना हक मांगने नहीं जाते हैं। आपके दरवाजे पर आके पैर पकड़ के नहीं मांगेंगे कि हम मजदूरी की हैं दीजिए, हक से मांगेंगे, मेरा है देना पड़ेगा। यही होता है समाजवाद में। और समाजवाद का प्रचार प्रसार फ्रांस में खूब होने लगा। और जो मेन समाजवादी फ्रांस के थे उनका नाम था सेंट साइमन। इनके बारे में आपको दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां, ये सब समाजवादी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने प्रचार प्रसार किया और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, अपने अधिकार मांगने की भावना, इसको जगाया। और आप जानते हैं राजतंत्र में जनता का कोई अपना अधिकार नहीं होता है और उसको जगाने का काम किया था इन समाजवादियों ने। तो लोगों के अंदर जो बैठा हुआ था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो जगा, मेरा अधिकार कहाँ है, हम इतना उपजाते हैं कहाँ मिलता है, सब चला कहाँ जाता है। तो जनता का थोड़ा सा भरोसा राजा पर, थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न हुआ ही था। इसी बीच में देखिएगा 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये जो राजा थे लुई फिलिप, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम गीजो था। और ये जो गीजो था ये प्रतिक्रियावादी था। अभी हम प्रतिक्रियावादी के बारे में आपको बता रहे थे। वैसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया दे, अगर विरोध होगा तो कुचल दे, अपने विपक्ष में कुछ नहीं सुने। ये ऐसा व्यक्ति था जो परिवर्तन का विरोधी था, परिवर्तन नहीं चाहता था, जो चलता आ रहा है वही रहे। तो गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया 1840 में। गीजो के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो गरीब जनता थी, जो आम जनता थी, उनको किनारा कर दिया गया। पूरा का पूरा फोकस अमीरों के लिए किया गया, सब कुछ अमीरों के लिए। इस पर गरीब जनता बिल्कुल बौखला गई और इनका ब्रेन वॉश, अपने अधिकार के बारे में मांगना, यह सब पहले ही हो चुका था समाजवादियों के द्वारा। तो अब बारी किसकी थी? जनता। देखिए जनता क्या कहने लगी थी। जनता लुई फिलिप के सरकार को कहती थी कि ये जो सरकार है वो धनिकों की सरकार है, धनिकों के लिए सरकार है और धनिकों द्वारा संचालित सरकार है। मतलब गरीबों की ये सरकार भी नहीं है, ना गरीबों की सुनती है, ना गरीबों के लिए है, ना गरीबों के द्वारा है, सारा का सारा कुछ धनिकों का चलता है। तो जनता तो थी ही, उसके खिलाफ अविश्वास था ही। 22 फरवरी 1948 ईस्वी की बात है। उस दिन जो सुधार लाना चाहते थे नेता फ्रांस की जनता के बीच, कि सुधार आना चाहिए, उसके नेता थे, नेता का नाम था थियर्स। ये नेता थे, सुधारवादी नेता जो सुधार लाना चाहते थे। और इन सुधारवादी नेता का सबसे बड़ा विरोधी आदमी गीजो। और ये सुधारवादी नेता थियर्स ने एक विशाल सुधार भोज का आयोजन किया था। एक भोज पार्टी आयोजन किया। आप पूरे देश के जो सुधारवादी नेता थे, जो चाहते थे सुधार हो, सबको इनविटेशन दिया था खाने पर। वहां पर आएंगे, खाना होगा, चर्चाएं होंगी और प्लान बनेगा क्या करना चाहिए। ये बात जब पता चला लुई फिलिप को, तो लुई फिलिप ने रोक लगा दी, भोज पर रोक लगा दिया। लुई फिलिप जो सुधारवादी नेता थियर्स के द्वारा भोज का आयोजन होना था, वो भोजे पर रोक लगा दिया कि भोज नहीं होगा। और सुधारवादी नेता के भोज पर रोक लगा दिया। जनता में एकदम विद्रोह आ गया और जनता ने इस राजा के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अंदर से पहले ही बैठा हुआ था विरोध की भावना। जो बचा कुचा कसर था वो समाजवादियों ने पूरा कर दिया। जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो गीजो प्रधानमंत्री बना, उसने कर दिया। लोग गुस्सा होकर चिढ़ाने के लिए कहते थे धनिकों की, धनिकों के लिए, धनिकों द्वारा संचालित सरकार है। और उनके नेता, सुधारवादी नेता ने जब भोज का आयोजन किया तो उस पर रोक लगा दिया गया।
जनता हो गया राजा के खिलाफ, राजा के विरोध में, और जनता ने विद्रोह करने की ठान ली। अब यह सब देखते हुए राजा ने पुलिस को, जो राजा की पुलिस थी, उसको जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और पुलिस ने जनता पे गोली चला दी। बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि लोग तो विरोध कर रहे थे, हथियार के साथ नहीं थे। लोग बस राजा का विरोध कर रहे थे, राजशाही का विरोध कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और राजा की पुलिस आई, धाए धाए गोली चला दी। और यह आदेश राजा ने दिया था। अब पुलिस ने गोली चला दी, बहुत सारे लोग मारे गए। अब लोग जो मारे गए तो सबको दफनाया नहीं गया, सब कंधा पे उठा उठा के राजमहल के सामने प्रदर्शन करता था। और आप भी जानते हैं कि आप अपने बगल में किसी आदमी को मरते देखिएगा तो गुस्सा आता है। उस लाश को लेकर प्रदर्शन करते करते लोगों में वो गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से के साथ हथियार उठा लिया जनता ने। पुलिस वाले को भी मारा, कितने को मार डाला, और सीधा टारगेट हो गया राजा, क्योंकि गोली चलाने का आदेश राजा लुई फिलिप ने दिया था। जनता सबों के साथ, हथियारों के साथ चारों तरफ से राजभवन को घेर लिया, चारों तरफ से राजभवन को घेर लिया। मजबूरी बस 24 फरवरी, देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 22 फरवरी को भोज पर रोक लगा दिया। उसके बाद जनता ने विद्रोह किया तो गोली चलवा दी 23 फरवरी को, और 24 फरवरी को जनता ने राजमहल को घेर लिया, और लुई फिलिप, जो कि राजमहल में ही था, गुप्त रास्ते के तहत राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। और इस प्रकार जनता की विजय हुई। और अब लास्ट, जो इससे पहले बूर्बो राजवंश का शासन था, अभी आर्लियंस वंश का शासन चल रहा था, फ्रांस से खत्म हो गया, और अंततोगत्वा फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना की गई। समझ गए? यह था फ्रांस की क्रांति, और अब गणतंत्रात्मक देश बन गया फ्रांस। और इस प्रकार फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जोरों से रहा, और फ्रांस की ये तीनों क्रांति समाप्त हुई। हमने बहुत कोशिश किया कि आपको कहानी सुनाएं, किस्सा सुनाएं, और आपको याद करवाएं। याद खैर हम ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं, आपको अच्छे से क्लास में ही हो जाता है। कभी हम जब लाइव आएंगे तो जरूर आपसे कोशिश करेंगे कि हम आपको पढ़ाते पढ़ाते सब याद करवा दें। अभी तो हम वीडियो बनाकर आपके सामने आते हैं कि आपकी सहायता हो सके, आप इतिहास को अच्छे से समझ सके। ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ आगे भी हम आपसे मिलेंगे। अभी तो इटली का एकीकरण, उसमें मेजनी का रोल, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी का युद्ध, ये बचा हुआ है। फिर आएंगे जर्मनी का एकीकरण लेके, जिसमें बिस्मार्क का दिमाग कैसे चलता है, कैसे वो इधर उधर से फंसा के तब युद्ध करता है। फिर यूनान की स्वतंत्रता में तुर्की और रसिया के बीच क्या हुआ, इन सब की कहानियों के साथ आपके सामने हम प्रकट होंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। आप तब तक इसको अच्छा सा नोट बनाइए, बेहतरीन सा नोट, और इसको पढ़िए, और 1-2 बार इस किस्से को सुनिए। हिस्ट्री 1 से 2 बार पढ़िएगा ना तो आप पढ़ाने लायक बन जाइएगा। बस कहानी के माध्यम से पढ़िए, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर और हैंड रिटन नोट बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।